हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमी ऑफ भारत, बिकॉज आई नो द एग्ज़ाम इज़ एट द कॉर्नर। सो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे एंड अगर आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ते हैं और ये पूरी वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आई एम वेरी श्योर आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। सो मेक श्योर आप एंड तक देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन देम। सो ये हमने यूनिट 1 में पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो आप मेरी इकोनॉमी ऑफ भारत की प्लेलिस्ट पे जाइए एंड वॉच ऑल द यूनिट्स। सो सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली इंक्रीज हमारी रियल आउटपुट पे हमारे जो क्वांटिटेटिव टर्म्स होते हैं जैसे कि नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, ये कितना बढ़ रहा है, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंक्लूड होता है लाइक कि हमारी इनकम के हिसाब से इंक्रीज हो रही है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, पॉवर्टी इनक्वालिटी कैसी है कंट्री में, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये सब कैसे कंट्री में, ये सब बताता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक क्वान्टिटेटिव होता है नेचर में, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो नैरोअर कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ का फोकस सिर्फ इनकम और आउटपुट में होता है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फोकस वेलफेयर में होता है सबके, राइट। फॉर एग्जांपल राइज इन जीडीपी, ये क्या है? ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। और अगर बेटर एजुकेशन हो रही है, बेटर हेल्थ सिस्टम हो रहा है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो रही है, सो ये क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। सेकेंड क्वेश्चन इज रोल ऑफ कौटिल्यस अर्थशास्त्र इन इकोनॉमिक थॉट। सो कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में आप सबने सुना होगा कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था इसमें। उनका कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टेट रोल बनाया था इकोनॉमी में, टैक्सेशन की इंपॉर्टेंस बताई थी। उन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर पे और ट्रेड पे हमें फोकस करना चाहिए, कि उन्होंने कहा था कि सबसे मेन जो चीज़ है वो है कि आपके स्टेट के लोग खुश रहे, एक किंग की ड्यूटी यही होती है। सो ये उन्होंने बताया था। देन उन्होंने बताया था कि कैसे प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए हमारे पब्लिक फाइनेंस और रेवेन्यू का। सो ये काइंड ऑफ इन्होंने अपने अर्थशास्त्र में मिक्स पॉलिटिक्स प्लस इकोनॉमिक्स प्लस एथिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। देन कम्स क्वेश्चन 3 विच इज इवोल्यूशन ऑफ इंडियन प्लानिंग फ्रॉम प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग। सो प्लानिंग कमीशन बेसिकली ये होता है कि जो एक सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम था जो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था 1950 में अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, राइट। सो ये आपने 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ा होगा। सो ये वही होता है, लाइक ये जो सिस्टम है इंडियन प्लानिंग कमीशन, ये बनाते थे 5 ईयर प्लान। इनका स्टार्टिंग में मेनली फोकस था कि हम हैवी इंडस्ट्रीज पे, पब्लिक सेक्टर ग्रोथ, इन सब चीज़ों पे फोकस करें। बट क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा ना सेंट्रलाइज्ड हो गई थी और स्टेट का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत कम हो गया था। तो इसको रिप्लेस किया गया नीति आयोग से, जो कि 2015 में किया गया, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राइट। सो नीति आयोग का मेन काम क्या था कि उन्होंने क्या किया, बॉटम अप प्लानिंग को फॉलो किया। उन्होंने सेंटर और स्टेट एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बनाया। उन्होंने फोकस किया कि हम इनोवेशन करेंगे, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, पॉलिसी रिसर्च करेंगे, राइट। देन हम सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम उसके बाद उसको मॉनिटर भी करेंगे। ये सारी चीज़ें उन्होंने करी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया। तो क्या मेजर्स लिए गए पॉवर्टी को कम करने के लिए? गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए थे? गवर्नमेंट ने मनरेगा लाई थी, लाइक आपने सुना होगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें क्या था कि कुछ स्पेसिफिक दिन के लिए आपको जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उन्हें काम मिलेगा, अगर काम ना भी मिले तो फिर उन्हें उसका अमाउंट मिलेगा। दैट वाज टू रिड्यूस पॉवर्टी। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस बनाया है। देन गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील स्कीम्स बनाई गई, स्किल इंडिया मिशन बनाया, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना, ऐसी बहुत सारी सब्सिडीज और फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे। सो दीज वर द मेजर्स। और फिर इससे क्या हुआ कि रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आए बहुत सारे। देन एजुकेशन में, स्किल में बहुत डेवलपमेंट हुई, पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स लोगों को बताए गए। सो ये सारे मेजर्स थे। देन कम फिफ्थ इज रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर का क्या रोल था इंडियन इकोनॉमी में, कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन क्या करती थी, ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी वो एम्प्लॉयमेंट करती थी। किस चीज़ में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका था? वो था एग्रीकल्चर का जीडीपी में। सो ये हमारे रॉ मटेरियल सप्लाई करता था इंडस्ट्रीज़ को, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता था, रूरल इनकम जनरेट करता था और एक्सपोर्ट अर्निंग में भी सपोर्ट करता था। पहले के टाइम में एग्रीकल्चर वाज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बट अभी के टाइम में कौन है? दैट यू हैव टू रिमेंबर, अभी के टाइम में इट्स सर्विस, राइट, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं है अब।
Yeah. So now sixth question is explain white revolution and yellow revolution. Okay. So आप लोगों ने green revolution के बारे में तो सुना होगा, वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे, तो that's why this is not there, but वो भी important है. White revolution and yellow revolution is something new, so I want कि आपको ये पता हो. White revolution was about milk production से related था ये. इंडिया जो था largest milk producer बन गया था जब white revolution आया, तो डेयरी कोऑपरेटिव बहुत बढ़ गए थे और फार्मर्स की इनकम भी इससे बढ़ गई थी. एंड येलो रेवोल्यूशन क्या था? येलो रेवोल्यूशन वाज रिलेटेड टू ऑयल सीड्स प्रोडक्शन. इसका एम था कि हम बाहर से जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वो कम हो जाए, सो उसके लिए येलो रेवोल्यूशन. और ये बहुत चला भी. इससे क्या हुआ? डोमेस्टिक ऑयल सीड की बहुत प्रोडक्शन बढ़ी, फार्मर्स की इनकम बढ़ी, राइट. सो नेक्स्ट इज सेवेंथ इज रोल ऑफ एमएसएमईज इन इंडियन इकोनॉमी. एमएसएमई का क्या रोल था इंडियन इकोनॉमी में? एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. सो इनका क्या रोल था कि ये मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बने. इनने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इंडस्ट्रियल आउटपुट में. एक्सपोर्ट्स हमारे बूस्ट हुए, हमारी रीजनल डेवलपमेंट हुई, एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट मिला, और उसने एक रूरल अर्बन इनइक्वालिटी जो इंडिया में चलती थी उसको काफ़ी कम किया है. बिकॉज स्मॉल इंडस्ट्रीज यूजली कहाँ होगी? ज़्यादा डेवलप जगह में नहीं होगी. लाइक स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज जो होती है वो रूरल एरियाज में भी होती है. सो दैट्स वाई. Eighth is trends in balance of payments in India. So balance of payments रिकॉर्ड करते हैं सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, लाइक जो इम्पोर्ट हो रहा है एक्सपोर्ट हो रहा है. तो ये कैसा था इंडिया में? सो इंडिया ने काफ़ी ट्रेड डेफिसिट फेस किया है, एंड बट हमारा जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो बहुत बड़ा है, एंड हमारे जो अब्रॉड से जो हमारे रेमिटेंसेज आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है, जिस वजह से हमारा FDI FPI बहुत ज़्यादा बड़ा है. सो दीज वर द ट्रेंड्स. Then come ninth, which is role of services sector in India's economy. सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इंडिया में GDP में, तो दैट इज सर्विस सेक्टर. सबसे मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी यही है. सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी इधर से ही होती है. हमारी बैंकिंग, टेलीकॉम, टूरिज्म, एजुकेशन, इन सब में भी बहुत ग्रोथ हुई है ड्यू टू सर्विस सेक्टर. सो यस, हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी है, स्पेशली IT सेक्टर की ग्रोथ को देखिए. लास्ट क्वेश्चन इज इश्यूज एंड चैलेंजेस इन इंडिया सर्विस सेक्टर. तो सबसे पहले क्या चैलेंजेस थे हमारे सर्विस सेक्टर में? पहला, एक अनइवन ग्रोथ हुई बिकॉज अर्बन एरिया में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन था. देन लो स्किल्ड वर्कफोर्स थी कुछ जगहों में, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप था, साइबर सिक्योरिटी रिस्क था, इनफॉर्मल नेचर था कई सारी जॉब्स का, हाई कॉम्पिटिशन था ग्लोबली इस सेक्टर में. तो ये सारे challenges थे. Okay, so I hope you found this video informative and thank you very much for watching it. Best of luck for your exam.